जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई चाह, बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्मों में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इसकी भाषा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्मों में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ये आवाज, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक आपको ले रहा हूँ, जिसमें हमारे डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर मलिका मचानी मैम, डॉक्टर गौरव सर, मैं, डॉक्टर बिरला सर, ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लायोमा को क्योर किया है दोस्तों, है ना। ग्लायोमा इज नॉट क्योरेबल डिजीज कंडक्टेड, याद रखना। मॉडर्न साइंस इसको कंडक्टेड में डाल देता है कि इसका प्रोग्नोसिस बैड है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, ऑपरेशन कर दो, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, तीनों का कॉम्बिनेशन दे दो, जितना समय बचा सकते हो बचा लो। याद रखना दोस्तों। ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा, याद रखिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर एक सेल की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। कुछ इस प्रकार से एक सपोर्टिंग सेल्स होती है जिसको आप ग्लायल सेल बोलते हैं, जिसको एस्ट्रोसाइट नाम दिया जाता है। याद रखना, मॉडर्न साइंस इसको एस्ट्रोसाइट कहता है। इसी एस्ट्रोसाइट के लेवल पर अगर कोई इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस डेवलप होता है, म्यूटेशन होता है, देन इट इज डायरेक्टली हैविंग ट्यूमर। ये डायरेक्टली ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है और वो ट्यूमर कैंसर कॉज करता है दोस्तों। याद रखिएगा, रेयर मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होता है दोस्तों, बहुत रेयरली होता है ना। टिपिकली एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। याद रखना, प्रभावित भाग में जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो, तो आपको मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ट्यूमर है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, है ना। बहुत कम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड पे देखा है दोस्तों। मैंने एक रिपोर्ट देखी है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट देखी है जिसमें यही ट्यूमर जो ग्लायोमा ब्रेन के लेवल पर, स्पाइनल कॉर्ड पर दिखा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर दोस्तों ये टिपिकली डेवलप करता है। इसलिए सीनेस का मोस्ट कॉमन दोस्तों याद रखना एग्रेसिव कैंसर होता है, बहुत तेजी से एग्रेसिव होता है दोस्तों, बहुत तेजी से एग्रेसिव होता है। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा अगर एक बार फैल गया तो फिर डिसीज बहुत ही सीरियस कंडीशन में काज होती है। याद रखना, ये एस्ट्रोसाइट्स यानी जो ग्लायल सेल्स होता है, ये एक प्रकार से सपोर्टिंग सेल्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जब यहाँ पर इस एस्ट्रोसाइट में अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है तो उसके कारण अराइज होने वाला ट्यूमर ग्लायोमा कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्लायोमा के 4 स्टेज में पैथोलॉजी के अंतर्गत डिस्क्राइब किया जाता है, ग्लायोमा 1, ग्लायोमा 2, ग्लायोमा 3 और ग्लायोमा 4। याद रखिएगा, ग्लायोमा जब डेवलप होता है, ब्रेन ट्यूमर जब डेवलप होता है, अगर वो ब्रेन के लेवल पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पर डेवलप होता है तो प्राइमरी ट्यूमर कहलाता है। यानी आपकी बॉडी से अगर कोई दूसरे पार्ट से निकल कर कैंसर उस पर्टिकुलर सेल्स में आता है, वो सेकेंडरी ट्यूमर कहलाता है। याद रखना दोस्तों, ये दोनों प्रकार से ग्लायोमा होता हुआ देखा गया है ना, लेकिन मेनली प्राइमरी ग्लायोमा के लेवल पर देखा गया है, अर्थात अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हुई ब्रेन के लेवल पर अराइज हो जाता है ना। याद रखना दोस्तों, ये मेनली क्या करती है, ये मेनली ब्रेन होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करती है। ये जो एस्ट्रोसाइट्स होती है, ग्लायल सेल्स होती है, बैलेंस करने का काम करती है दोस्तों, इसीलिए सपोर्ट करती है ग्लायल सेल। ठीक है, याद रखना, जितने भी न्यूरोनल फंक्शंस होते हैं ना, उस फंक्शंस को प्रॉम्प्टली वहां पर करवाने के लिए, प्रेरित करने के लिए वहां पर ये ग्लायल सेल्स यानी एस्ट्रोसाइट का वर्क वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना, जब ग्लायोब्लास्टोमा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में डेवलप होता जाता है दोस्तों, मोस्टली ज्यादातर ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है दोस्तों। याद रखना, ज्यादातर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू कॉज, अकॉर्डिंग टू एरिया, जो एरिया होते हैं दोस्तों, हम
जब ब्रेन को डायग्रामेटिक करते हैं, याद रखिएगा कि मैंने ब्रेन का डायग्राम बनाया और ब्रेन के डायग्रामेटिक पार्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब कभी भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पर्टिकुलर किस रीजन में वो डेवलप हुआ, उस रीजन के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में जितना वो रीजन कंट्रोल कर रहा है, जिस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो प्रॉब्लम वहां पर डेवलप होती है। याद रखना दोस्तों, जब आप यहाँ पर सिम्टम देखते हैं तो केवल कुछ टिपिकल सिम्टम आते हैं। सबसे पहले हेडेक आएगा, सीवियर हेडेक होता है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, इवन सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में टिपिकली सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं और ये आपके पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी हेल्दी ब्रेन टिश्यू के कंप्रेशन या डिस्ट्रक्शन के परिणाम सिम्टम आते हैं। माइंड कीजिएगा इस बात को, जितने भी लेवल पर ये जो सिम्टम डेवलप हो रहे हैं ब्रेन के लेवल पर, ट्यूमर हुआ तो उसमें पर्टिकुलर किस पार्ट में हुआ, उस पार्ट में कहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हेल्दी ब्रेन टिश्यू के कंप्रेशन या डिस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हो रहा है। प्रोटोकॉल भी आपको पता लग गया है ना। ट्यूमर की उपस्थिति जिस भाग पर होती है उसी के अनुसार सिम्टम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। आप अगर सिम्टोमेटिक समझ रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि प्रोटोकॉल कहां पर निर्धारित करना है। यदि ये है मोटर कॉर्टेक्स, ये है सेंसरी कॉर्टेक्स, है ना। आपको याद रखना है, जब कभी भी पेशेंट आपको आकर बोलता है साहब मेरे को तो बहुत ज्यादा मसल्स की वीकनेस हो रही, एनी टाइप ऑफ ट्यूमर व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ट्यूमर होता है, ये मोटर कॉर्टेक्स में अगर प्रॉब्लम होती है, पेशेंट बोलता है मसल्स वीकनेस हो रही है, डायरेक्टली बोलेगा कि मुझे मसल्स की वीकनेस हो रही है ना। लेकिन अगर मान लो सेंसरी कॉर्टेक्स के लेवल पर होगा, तो इस सेंसरी कॉर्टेक्स के लेवल पर होगा तो वो बोलेगा सेंसरी लॉस, नंबनेस। पेशेंट क्या बोलेगा, नंबनेस, मुझे सुन्नापन आ रहा है भाई, है ना। तो मोटर जो कॉर्टेक्स है वहां पर मसल वीकनेस, सेंसरी कॉर्टेक्स है वहां पर दोस्तों डेफिनेटली नंबनेस नजर आता है दोस्तों। याद रख लेना, अगर फ्रंटल लोब में हुआ तो, है ना, याद रख लेना, ये जो फ्रंट लोब है, इस फ्रंट लोब में अगर हुआ तो क्या होगा, पर्सनालिटी चेंजेस। आप देखिए उस व्यक्ति का पर्सनालिटी चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रंटल लोब में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनालिटी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोनों साइड ये एरिया होता है, ये जो एरिया है ना, याद रखना ये एरिया क्या काम करता है ना। आपको यहाँ पर याद रखना दोस्तों, ये लैंग्वेज का एरिया होता है ना। ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, आपके बॉडी में ये एरिया आपकी लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पर कोई अफेक्शन हो गया तो क्या होगा, स्पीच अफेक्टेड, आप बोल नहीं पाएंगे सही ढंग से, आपकी स्पीच अफेक्टेड होना शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आएगा दोस्तों। अगर इस एरिया में, दोनों एरिया में ट्यूमर का डेवलपमेंट हुआ, प्रेशर इफेक्ट आ रहा है, देन आप मान के चलिएगा दोस्तों कि यहाँ पर स्पीच का अफेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एरिया जो होता है ये विजुअल पाथवे वाला एरिया होता है। जब ऑप्टिकल ट्रैक यहाँ से चलता है, बैक साइड में जाता है, ये जो एरिया होता है विजुअल पाथवे होता है। अगर इसमें ट्यूमर हो गया तो, है ना, अगर ये इन्वॉल्वमेंट हुआ तो आपको याद रखना है दोस्तों, पार्शियल या कंप्लीट लॉस, विजन लॉस। आपको कंप्लीट, पार्शियल या कंप्लीट विजन लॉस नजर आता है। अगर ये पूरा प्रैक्टिकल आपको नजर आ रहा है ना, आपको देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है प्रोटोकॉल आप यहाँ। मैंने कहा था अगर आपको ध्यान हो, पूरे ब्रेन को कवर करना है S3C3। मैंने कहा था आप डायग्राम देख लो, S3C3 फुल ब्रेन। अगर एक साथ पूरे ब्रेन में अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, आपको याद रखना है, अगर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डेवलप हुआ तो आगे जाकर लेफ्ट में भी चला जाएगा, है ना। याद रखना इस बात को। इसलिए जब आप प्रोटोकॉल तय करते हो, आपको प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, है ना। जब आप एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्रॉस करते हुए नजर करते हो दोस्तों, तो याद रखना आपको बिल्कुल बटरफ्लाई अपीयरेंस का दिखाई देगा, है ना। वहां पर कार्पस कैलोसम का जो ट्यूमर नजर आएगा, आप वहां पर इस प्रकार से ट्यूमर देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा आपको ट्यूमर वहां पर नजर आता है, जैसे थायराइड ग्लैंड होती है ना। यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर जब भी ग्लाइमा डेवलप होता है ना, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम मॉडर्न साइंस को यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ट्यूमर के साइज में ग्रो करना, नियरली स्ट्रक्चर जो वहां पर अवेलेबल है, ट्यूमर किस पार्ट में ग्रो कर रहा है, उसके नियर बाय कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कंप्रेस होता है ना, उससे रिलेटेड फंक्शन अफेक्टेड होता है। तो हम जब ब्रेन की स्टडी करेंगे, हमें खुद पता लग जाएगा कि कौन सा पार्ट किस पार्ट से क्या कंट्रोल करता है। और हमें, जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको,
हमें पता लग जाएगा कि ये पार्ट में अगर विजन में प्रॉब्लम है तो ये पार्ट अफेक्टेड है, यदि यहाँ पर नंबनेस आ रही है, यहाँ पर मसल्स की वीकनेस आ रही है, मोटर या सेंसरी कॉर्टेक्स यहाँ पर अफेक्टेड है दोस्तों, हमें प्रोटोकॉल बहुत क्लियर हो जाता है। इसलिए याद रखना, जब कभी भी यहाँ पर टिपिकली सिम्टम कब डेवलप होंगे, आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या लिंक करता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से ही पूरा न्यूट्रिशन यहाँ पर जनरेट होता है, और इसीलिए यदि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का ट्रैक अगर अफेक्टेड हो गया और टैक अफेक्टेड हो गया तो आपको मालूम है इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब इंक्रीज होगा, स्किन के अंदर जो आपके स्कल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत डेंजरस हो जाता है दोस्तों, है ना। और इसी के कारण जब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, इसके कारण फेटल ब्रेन हर्निएशन हो जाता है ना। स्कल के अंदर हर्निया, जैसे आप देखते हो ना, पर्टिकुलर आपके स्टीनोसिस डेवलप होता है, हर्निएशन डिस्क आप देखते हो, है ना। सेम कंडीशन ब्रेन में डेवलप होती है, तो सोच लो कितना फेटल होता है, पेशेंट ज्यादा समय निकाल नहीं पाता, है ना। इसलिए मॉडर्न साइंस कहता है इसका डायग्नोसिस करना, एमआरआई करा लो, बायोप्सी करा लो, गाइडेड ब्रेन बायोप्सी होती है दोस्तों, है ना। और मॉडर्न साइंस कहता है इसका बहुत ही बैड प्रोग्नोसिस है, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, यही इसका महत्व है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, वी कैन क्योर इट। याद रखना, हमारे दीपक सर अगर लाइन पे हैं आज क्लास में, मैं उम्मीद करूंगा आप बताइए कि आपने 2.5 महीने 3 महीने में ग्लायमा का केस कैसा, कितना शानदार तरीके से आपने ट्रीट किया था, है ना। याद रखना दोस्तों, जब ग्लायमा का प्रोटोकॉल तय किया जाएगा, सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है जनरल टॉनिक D4 में H3C3 डालकर दीजिए, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव देना है यहाँ पर H3C3, ठीक है। यहाँ पर सेकंड आपको हेड ऑयल एंड स्पाइनल ऑयल, हेड ऑयल और स्पाइनल ऑयल दोनों यहाँ चलाना है। अगर हेड ऑयल और स्पाइनल ऑयल दोनों चलाएंगे तो जो ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन है CSF का खुल जाएगा, आपका पूरा फंक्शन जो होता है यूटिलाइज हो जाएगा, जो आप करना चाहते हो 100% यूटिलाइज कर जाओगे दोस्तों। चौथा प्रोटोकॉल होता है, जब यहाँ पर ब्रेन के साइड पे जाना होता है तो आपने H3C3 से ब्रेन के लेवल पर न्यूट्रिशन दे दिया, लेकिन वहां पर तो प्रेशर पड़ रहा है, आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है। यदि आप यहाँ पर मेन प्रोटोकॉल सिलेक्ट करेंगे तो D5 या D6 में, नेचुरल टॉनिक D5 या D6 में S12 C1 वर्बन Y8 करिएगा, S12 C1 वर्बन Y8 कीजिएगा, ब्रेन के लेवल पर प्रेशर को रिलैक्स कर देगा। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट लिए हैं हमारे सर ने, मैंने तो छोड़ दो, मैंने तो लिए है, बहुत सारे केसेस में लिए है ना। याद रखना, जब आप यहाँ पर स्मेल कराना चाहते हैं S12 C1 वर्बन WE, याद रखना दोस्तों, S12 C1 वर्बन WE आप D4 में स्मेल करा दो, या इसी मेडिसिन को 100 ml डिस्टिल वाटर में 10-10 बूंद सभी के डाल दो, ठीक है, या 5-5 बूंद डाल दो, आपको जैसा लगता है, 5-5 बूंद या 10-10 बूंद डाल दो, और डिस्टिल वाटर में बनाकर 2-2 बूंद दोनों नोस्ट्रिल में डलवा दो, ठीक है। पूरा क्लियर होना शुरू हो जाएगा ब्रेन का लेवल, है ना। अब बात करते हैं ट्यूमर की। ट्यूमर है, अब ट्यूमर है तो बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट करेगा। याद रखना दोस्तों, पांचवा प्रोटोकॉल C5 वेन 1000 प्लस G, यदि आप ऑर्गेनो बूस्टर या कैमरेनॉल फोर्ट को 1000 दोगे, टॉप क्लास रिजल्ट मिलेगा, 1000 में देना है, टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बनाते नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ C5 वेन 1 को 1000 प्लस वहां पर G को ऐड कर दीजिएगा, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेगा। 5 ग्लोबस डेली दे दीजिए, जब तक दीजिए जब तक रिलैक्स नहीं होता, जैसे रिलैक्स होता है वैसे वीकली कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। याद रखना, अगली बार, कई बार यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, आई पे लोड आ रहा, हेडेक हो रहा, वोमिटिंग हो रहा, बहुत सारी चीज होती है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सिम्टम आएगा S12 S11 C1 वर्बन, याद रख लेना, इस प्रोटोकॉल को भूलना मत, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है WE 200, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट रिस्पॉन्स होता है, वॉमिटिंग बंद, आंखों में दर्द बंद, सिर का दर्द बंद, तुरंत वहां पर रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत ब्रिलियंट बाय मिस्टेक मेरे से दिवा गया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला दोस्तों, मैंने किसी बुक में पढ़ा था और उस लेवल पर मैंने यहाँ पर प्रोटोकॉल जनरेट किया था, मुझे बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिला। ब्रेन का कोई भी ट्यूमर होता है उसमें S2 का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, S2 बहुत बड़ा रोल अदा करता है, S2 30 RE या S2 200 RE, अल्टरनेट F1 30 या 200 Y, ठीक है। ये प्रोटोकॉल मैंने एक पेशेंट को दिया और इमीडिएट रिस्पांस मिला मेरे को। ये अर्ली स्टेजेस में मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं। जब ब्रेन में किसी प्रकार का प्रेशर होता है, ब्रेन में किसी भी प्रकार का ट्यूमर होता है, बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो, S2C5 वेन 1 को मत भूलिएगा, S2C5 वेन 1 को मत भूलिएगा। 3 रेमेडी कैसे भी करके माफ दीजिए, आपका रिजल्ट सामने आएगा। बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, बहुत सॉलिड रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेगा। ग्लायोमा का एक भी केस, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, ग्लायोमा का एक भी केस आपसे डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, एक भी केस आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर आपसे केस नहीं छूटा, आप 1 साल के अंदर देख लीजिएगा आपकी टेबल प्रैक्टिस कहां जाती है। याद रखिएगा, आपकी टेबल प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे।
एक रफ डायग्राम बनाया है दोस्तों मैंने, ये आपके नर्व का डायग्राम है, ठीक है। ग्लायोमा हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करूंगा एक भी केस छूटना नहीं चाहिए ग्लायोमा के दोस्तों, बहुत इजीली क्योर हो रहा है। जो मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा प्रोबेबली वहां पर अपने आप को नेगेटिव शो करता है, हम लोग पॉजिटिव होकर काम करें दोस्तों। ब्रेन ट्यूमर में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। चलिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूरॉन 3 पार्ट का बना होता है। कोई भी न्यूरॉन 3 पार्ट का बना होता है। एक नर्व सेल बॉडी का बना होता है, एक डेंड्राइट्स का बना होता है, एक एक्सॉन का बना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब डेंड्राइट्स और एक्सॉन की बात करते हैं, ये न्यूरॉन की प्रोसेसेस है। ये डेंड्राइट और ये एक्सॉन, ये प्रोसेसेस है जो सर्कमस्टेंसेस या उसका जो पर्टिकुलर सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स आप देख रहे हो बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस है, लेकिन जो एक्सॉन है वो लंबी प्रोसेस होती है दोस्तों। इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है, ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो सामान्यतः नर्व फाइबर कहलाते हैं। आप हर जगह इसका नाम लेते हो ना, पूरा न्यूरॉन लोगे तो ये आपका न्यूरॉन एक सेल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन डेंड्राइट्स की बात करोगे, एक्सॉन की बात करोगे, ये नर्व फाइबर कहलाते हैं। माइंड कर लीजिएगा। सेल बॉडी जो कलेक्टिवली होती है ग्रे कलर की नजर आती है, ग्रे मैटर कहलाता है। एक्सॉन वहां पर लंबा होता है, वो व्हाइट कहलाता है दोस्तों, व्हाइट मैटर कहलाता है। याद रख लेना, ब्रेन में जैसा होता है स्पाइनल कॉर्ड में ठीक उसका उल्टा होता है ना। इसीलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस में छोटी छोटी महत्व को समझोगे, आप खुद समझ जाओगे कि मुझे प्रोटोकॉल कितना बढ़िया, मेरा बहुत ब्रिलियंट हो गया न्यूरोलॉजी दोस्तों। मैं न्यूरो फिजियोपैथोलॉजी के लेवल पर न्यूरो फिजियो एनाटॉमी को स्टडी करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। कई लोग इस चीज को मानते नहीं, लेकिन मैं अपने लेवल पर काम करते जा रहा हूँ और मुझे रिजल्ट मिलते जा रहा है। और मेरे जितने भी भाई बहन है, आप देखिए आप में से कई लोग मेडिकल रिजल्ट लेकर आते हैं, है ना। ये नर्व सेल बॉडी है ना, ये नर्व सेल बॉडी कहलाती है सोमा, है ना। याद रखना, इस नर्व सेल बॉडी को सोमा कहते हैं दोस्तों, है ना। इसको पेरिकैरियोन कहते हैं। याद रखना, ये नया नाम आपको बता रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सोमा और सेल बॉडी, पेरिकैरियोन, पेरिकैरियोन के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर स्पेशल गिफ्ट ये मिलता है दोस्तों, कि जिस प्रकार से ये सेल होती है हमेशा इरेगुलर शेप की होती है ना। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर अन्य सेल के अनुसार ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके मास के द्वारा ये बना होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको आप क्या बोलते हो, जो फ्लूइड पाया जाता है साइटोप्लाज्म। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो ये पाया जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इस सेल के अंदर, इस न्यूरॉन के सेल बॉडी के अंदर जो पाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, याद रखना दोस्तों। जब हम यहाँ पर, सॉरी, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, नर्व का, है ना, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। अब अगर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड रहता है तो क्या पूरा कवर्ड रहेगा, नहीं, है ना। अगर आप इसको खींचोगे तो जो डेंड्राइट्स है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इसलिए आप ये बोल सकते हो ये सेल बॉडी को यहाँ पर कवर करके चलता है। याद रखिएगा, जब साइटोप्लाज्म में से एक लार्ज न्यूक्लियस आप देख रहे हो, नीजल बॉडीज, ये जितनी भी ये आप बड़े बड़े जो डॉट्स देख रहे हो, ये है आपका दोस्तों नीजल बॉडी, नीजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये डिफरेंशिएट करती है कोई भी सेल को एक न्यूरॉन के सेल से। ठीक है, याद रखना, इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस है, नीजल बॉडीज है, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्गी एपरेटस पाया जाएगा। ये सब के सब यहाँ पर आपके इस नर्व सेल में पाए जाएंगे। याद रखना, जो नीजल बॉडीज होती है, जो न्यूरोफाइबर्स होते हैं, ये न्यूरोफाइबर और नीजल बॉडी केवल और केवल नर्व फाइबर यानी कि नर्व सेल में, न्यूरॉन में पाई जाती है। ये साधारण किसी भी सेल में नहीं पाए जाते। अगर नहीं पाए जाते हैं तो डेफिनेटली इनका कोई गुण होगा, है ना। नीजल बॉडीज और न्यूरोफाइबर का कोई गुण होगा जो स्पेशली न्यूरॉन में पाई जाती है, किसी दूसरे सेल में नहीं पाई जाती है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब न्यूक्लियस की बात करोगे, प्रत्येक न्यूरॉन का एक न्यूक्लियस होता है ना, जो कि सेल बॉडी में बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड होता है और पूरे सेल को अपने लेवल पर काम कराता है कि मुझे जो काम चाहिए वही काम चाहिए। यहाँ अप एंड डाउन मुझे नहीं पसंद, मैं ये कह रहा हूँ तो यही करना है, मैं ये कह रहा हूँ तो वही करना है। याद रखना दोस्तों, है ना। कई बार ऐसा होता है, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियोलाई होते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई 1 या 2 पाए जाते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं, इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। याद रखना, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए अन्य सेल के समान ये मल्टीप्लाई नहीं करता, नर्व सेल मल्टीप्लाई नहीं करती। इसीलिए आपको याद रखना है, नीजल बॉडीज या नीजल ग्रेन्यूल्स एक स्मॉल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। याद रख लेना, ये जो नीजल ग्रेन्यूल्स ज्यादा बड़े नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े उभार के रूप में होता है। ये नीजल ग्रेन्यूल्स जो होता है दोस्तों, ये बेसोफिलिक होता है। याद रखना दोस्तों, है ना। अगर आप ये चीज समझ रहे हो, इनका नाम क्यों नीजल रखा गया, है ना। ये अगर यहाँ पर न्यूरोप्लाज्मा में पाए जा रहे हैं तो इसका नाम नीजल क्यों रखा गया, नीजल नामक साइंटिस्ट ने दोस्तों इसको डायग्नोस किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम नीजल ग्रेन्यूल्स या नीजल बॉडीज रखा गया। ये बॉडीज सोमा और डेंड्राइट्स में ही पाई जाती है। आप एक्सॉन में देखेंगे तो नहीं पाई जाएगी, सोमा और डेंड्राइट्स में ही पाई जाती है ना, किंतु एक्सॉन और एक्सॉन हिलोक में नहीं पाई जाती है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है,
ये जो पोर्शन होता है जो एक्सॉन और सेल बॉडी को जोड़ता है, ये कहलाता है एक्सॉन हिलॉक। इसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप कोई भी चीज न्यूट्रिशन के इंपल्सेस के देखेंगे तो डेंड्राइट्स के लेवल पर, सोमा के लेवल पर डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन से कनेक्ट होता है, यहाँ पर मैसेज देता है, ये इंपल्स यहाँ पर एक्सोनिक फ्लो के माध्यम से जाती है और अपनी इंपल्सेस को आगे कैरी करती है। इसलिए आपको याद रखना है, जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे ना दोस्तों, वहां पर डेंड्राइट से एक्सॉन के नीजल ग्रैन्युल्स की उपस्थिति के कारण ये अलग से डिस्टिंग्विश किया जाता है, इसको एक अलग ही कैरेक्टर के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, नीजल बॉडीज एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है। हमने जब सेल पढ़ेंगे हम लोग आगे सेकंड सेम में, सॉरी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो याद रखना, उसमें मैंने कहा था बहुत सारे ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। ये जो नीजल ग्रैन्युल्स होता है ये भी मेम्ब्रेनस बाउंडेड होता है दोस्तों, ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है ना। अब मेम्ब्रेनस ऑर्गन है तो डेफिनेटली इसमें राइबोसोम पाया जाएगा, है ना, राइबोसोम पाया जाएगा। और यही राइबोसोम दोस्तों जो इस बॉडीज न्यूरॉन में पाया जा रहा है, यही प्रोटीन के सिंथेसिस में कंसर्न रहता है। यही नीजल ग्रैन्युल्स के अंदर जो राइबोसोम पाया जा रहा है, क्योंकि अब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, इसीलिए ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस को प्रेरित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं नर्व सेल बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस कराती है। याद रखना, सोमा में बना जो प्रोटीन होता है एक्सोनिक फ्लो के द्वारा एक्सोन में ट्रांसफर करता है। एक्सोन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं करता। ये यहाँ पर बनने वाला जो प्रोटीन है, यहाँ पर इस एक्सोनिक एक्सोफ्लो के माध्यम से दोस्तों एक्सॉन में आपके सेल बॉडी सोमा से एक्सॉन की तरफ जाता है ना। अगर आप ये बात को समझ रहे हो तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब कभी भी यहाँ पर न्यूरॉन की इंजुरी होती है ना, तो याद रखना नर्व की कंडीशन के साथ नीजल बॉडी की संख्या अलग अलग होती है। हर जगह नीजल बॉडीज अलग अलग होगी और इसीलिए न्यूरॉन की एनर्जी या फटीग के दौरान, आप न्यूरॉन की एनर्जी देख लो इस न्यूरॉन की, है ना, यानी कोई इंजुरी हो गई यहाँ पर या फिर पर्टिकुलर फटीग हो गया, थकान आ गई, है ना, ये बॉडीज क्रोमेटोलाइसिस के प्रोसेस के माध्यम से टूट जाती है ना, और टूट कर डिसअपियर हो जाती है। यहाँ से टूटकर अलग हो जाती है और अलग होकर डिसअपियर हो जाती है। और यही ग्रेन्यूल्स फटीग के रिकवरी के बाद या मोर फाइबर के रीजनरेशन के बाद रीअपियर होने शुरू हो जाती है। अर्थात जब भी यहाँ पर किसी भी नर्व सेल में इंजुरी होगी, फटीग आएगी, तो ये ग्रेन्यूल्स बॉडी वहां पर टूट चुकी होगी, अर्थात प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं तो एनर्जी कहां से मिलेगी, करेक्ट। जब वहां पर आप रीजनरेशन की प्रोसेस कराएंगे, फिर से वहां पर नीजल बॉडीज बनने लग जाएगी, और जब नीजल बॉडीज बनेगी तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, उसके अंदर राइबोसोम बनेगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये C5-VN1-1000 क्या कर रहा है ना, C5-VN1-1000 क्या काम कर रहा है, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। नर्व सेल के लेवल पर, रीजनरेशन के लेवल पर इसका पूरा वर्क नजर आ रहा है, आगे बताऊंगा आपको। एकमात्र नर्व को रीजनरेशन करने की रेमेडी है C5। डीएनए में काम करने वाली मेडिसिन है वेन1, इसीलिए C5-VN1-1000 प्लस G को दिया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो रहे हैं, उसको रिकवरी कराना है, तो पूर्ण रूप से रिकवरी यही मेडिसिन कर सकती है ना। इसीलिए मैं क्लियरली अंडरस्टैंड दे रहा हूं आपको, क्लियरली बता रहा हूं कि रिकवरी के बाद यहाँ पर जब नर्व फाइबर का रीजनरेशन होगा, उसके बाद ये जो लेयर होती है रीजनरेट हो जाती है, रीअपियर हो जाती है। आपको विशेष रूप से ये स्टडी करते आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो चीज देखी कि यहाँ न्यूरोफाइब्रिल्स भी नया पाया जाता है। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स होता क्या, एक धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, है ना। याद रखना, ये सोमा और नर्व प्रोसेसेस के स्पेशल नेटवर्क के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ पर एक्सॉन और वहां पर सोमा, दोनों के बीच में एक नेटवर्क वहां पर बनाने की कोशिश करता है दोस्तों। और न्यूरॉन में न्यूरोफिब्रिल का पाया जाना एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दोस्तों। अर्थात यहाँ पर न्यूरोफाइब्रिल्स में माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ये नर्व इंपल्सेस के कंडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन देता है दोस्तों। इसलिए आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए, इसके बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया सोमा और एक्सॉन में उपस्थित रहते हैं या पाए जाते हैं। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया सोमा या एक्सॉन में उपस्थित रहते हैं, अर्थात सेल बॉडी में भी और एक्सॉन में भी, दोनों जगह माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, है ना। अन्य सेल के समान माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है दोस्तों, है ना, अन्य सेल के समान माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर नर्व के लेवल पर पावर हाउस ऑफ नर्व सेल कहा जाता है दोस्तों। यानी यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और जहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा, आप एनर्जी का लेवल देख लो, टॉप क्लास रहेगा, याद रख लेना मेरी बात को। इसीलिए यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, नर्व सेल अपनी खुद की एनर्जी यहाँ पर मेंटेन करता है, उसको जितना काम करना है उतनी एनर्जी यहाँ पर जनरेट करता है, बस आपको न्यूट्रिशन देना है। नर्व का न्यूट्रिशन दे दीजिए, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, उसके अंदर राइबोसोम मौजूद है, वो रिजनरेट कर जाएगा। लेकिन आपको रिजनरेट कराते आ रहा है क्या, आप यहाँ पर हाइपोटेंसी की बात कर रहे हो, यहाँ तो न्यूट्रिशन ही नहीं दे रहा हो। आप देखो, हमने न्यूट्रिशन दिया जनरल टॉनिक B4, हमने H3C3 दिया, पूरे ब्रेन को न्यूट्रिशन दे दिया हमने पॉजिटिव में, है ना। दैट इज द साइंस। ये टेक्निक होना चाहिए कि कब आपको कहां पर किस जगह पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, कहां पर अगर न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो रहा है तो कैसे आपको क्यूरिंग कैपेसिटी डेवलप करना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको डिटेल बताता हूं। आप गोल्गी एप्रेटिस की बात कर लो, आपने देखा कि हाँ एनर्जी बन गई, सारा न्यूट्रिशन बढ़ गया, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गया,
लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटीन बना तो वो तो यहाँ पर नुकसान कर सकता है ना? तो नर्व सेल बॉडीज में जो गोल्गी एपरेटस है वो क्या कर रहा है, अन्य सेल के समान ही ये प्रोटीन को ग्रेन्यूल्स में प्रोसेसिंग कर देता है ना, और प्रोसेसिंग करके पैक कर देता है, और पैकिंग के साथ ये कंसर्न रहता है। यानी यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या जितने भी प्रोटीन बने सबको पैक करके एक पैकिंग ग्रेन्यूल्स बनाकर वहां छोड़ देगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी वो ब्रेक होगा, एनर्जी का उपयोग कर लिया जाएगा। याद रख लेना आप, है ना? ये सोमा की बात करी हमने, है ना? शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ, ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। ये क्या काम करते हैं और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसको कैसे मायने देखते हैं? हम इसका मायने क्या देखते हैं? हम कहते हैं L1 मिडिल मैन है, हम कहते हैं लिम्फेटिक और सेंग्वाइन टेम्परामेंट मिक्स हो गया तो वहां पर मिक्स टेम्परामेंट बना, लेकिन वहां सेंग्वाइन डोमिनेंसी है कि लिम्फेटिक डोमिनेंसी, ये बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक्सॉन है, एक डेंड्राइट्स, ये दोनों प्रोसेसिंग है, कोई भी चीज की प्रोसेसिंग करने का काम कर रहा है। आपको डेंड्राइट को इसलिए समझना है कि डेंड्राइट न्यूरॉन की ब्रांच प्रोसेस होती है। ये जो न्यूरॉन है यहाँ सेल बॉडी की ब्रांच प्रोसेस है, यानी एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेजेस है ना? उस 10 कॉलेजेस में आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वो बोलेगा मैं फलानी ब्रांच में पढ़ रहा हूँ, है ना? डेंड्राइट न्यूरॉन्स की ब्रांच प्रोसेस होती है, ये तेजी से ब्रांच होती रहती है, रेगुलरली ब्रांच होती रहती है, और इसीलिए डेंड्राइट प्रेजेंट हो भी सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है दोस्तों। यदि प्रेजेंट है तो एक या एक से अधिक संख्या में हो सकती है दोस्तों, यानी इसी डेंड्राइट्स में न्यूजल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये स्पेसिफिक होती है। डेंड्राइट्स इंपल्सेस को नर्व सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करता है। याद रखना दोस्तों, ये जो डेंड्राइट्स है ये दूसरी नर्व के एक्सॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं वो इस डेंड्राइट्स पे जुड़े होते हैं, और यहां से नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी की तरफ भेजने का काम करती है दोस्तों। यानी डेंड्राइट्स आपसे इंपल्सेस को ले लेगा और सेल बॉडी की तरफ भेज देगा, ये गुण होता है इसका। याद रखना दोस्तों, यही कारण है सामान्यतः डेंड्राइट्स एक्सॉन से बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि एक्सॉन का काम होता है नर्व इंपल्सेस को पहुंचाना, लेकिन डेंड्राइट्स का काम होता है नर्व इंपल्सेस को कनेक्ट करना, कलेक्ट करना, इसलिए बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। डेंड्राइट्स में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरोनल प्रोट्रूजन पाए जाते हैं इसकी सरफेस पर, बहुत छोटे छोटे प्रोट्रूजन होते हैं दोस्तों, जिसे हम डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं। ये जो मैंने बताया ना तीखे तीखे, ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स है ना? याद रखना दोस्तों, ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये सिनेप्सिस में कॉन्टैक्ट की साइट बनाते हैं। जब आप दो नर्व फाइबर को कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो ये आपके स्पाइन्स होते हैं ये सिनेप्सिस के लेवल को तय करता है, सिनेप्सिस को बनाने का काम करता है दोस्तों। सिनेप्सिस क्या होता है? एक नर्व इंपल्स से दूसरे नर्व इंपल्स पर जो ट्रांसमिशन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होते हैं, वो इन्हीं फाइब्रिल्स, इन्हीं स्पाइन के माध्यम से एक नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर ट्रांसमिट होता है। इसीलिए डेंड्राइट्स के स्पाइन का शेप क्या होगा, हमेशा चेंज होता है। याद रख लेना, इसीलिए देखो मैंने एक जैसा किसी को भी नहीं बनाया, एक जैसा मैंने किसी को भी नहीं बनाया, क्योंकि इनका शेप अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि स्पाइन के शेप में चेंजेस होने का कारण, याद रखना बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आप यहाँ पर एसक्यूएल का प्रयोग क्यों कर रहे हो, हेड ऑयल में आप एसक्यूएल का प्रयोग क्यों करते हो, माइंड कीजिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप यहाँ पर स्पाइन में चेंजेस होने का कारण देखते हो ना, मेमोरी का बेस बनाने के लिए, यानी आपका मेमोराइजेशन जब यहाँ पर होगा, इसी जगह पर होगा, आपको पहले इस प्रकार के इंपल्सेस आई है क्या, आई होगी तो ब्रेन को ये सीधा मैसेज कर देगा कि ऐसा पहले भी आ चुका है। अब देख लो, तुरंत वहां पर उसका असेसमेंट होगा, असेसमेंट होकर बता दिया जाएगा हाँ पहले भी आ चुका है, फटाक से वहां पर वही की वही चीज आपको बता दी जाएगी, आपको बहुत तेजी से समझ में आ जाएगा। यानी अगर आप कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, आप बार बार एक ही चीज को करोगे वो बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। अगर आप करते ही नहीं हो, साल भर बाद उसको रिपीट कर रहे हो, आपको याद नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ पर ये जो स्पाइन का चेंजेस होता है, ये मेमोरी का बेस बनने से होता है दोस्तों, इसी कारण से चेंजेस होता है, और ये आपको मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है ना? और यही कारण है मैं आपको बार बार कहता हूँ S12 का 30 पोटेंसी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने कई पेशेंट्स के लेवल पर इसका बेस किया, S1, C1, A1, F1, W को यहाँ पर D5 या सेकंड डायलेशन में ग्लोबल्स बना के मैंने कई बच्चों को फ्री में दिया, और साथ में उनमें बाद में S12 का 30 चलाया, कुछ बच्चों को केवल ये दिया, कुछ बच्चों को ये दिया, है ना? इससे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ा, इससे मेमोरी पावर बढ़ा, जब दोनों को मिला दिया तो मेमोरी प्लस कॉन्सेंट्रेशन पावर दोनों बढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? और आज मुझे एक बहुत बड़ा चमत्कारिक जो वीडियो प्राप्त हुआ मेरी बड़ी बहन मलिका मचानी मैम से, यही हेड ऑयल जो हम यूज कर रहे हैं, 75 या 80 इयर्स ओल्ड पर्सन हु इज अ कैंसर पेशेंट, उसको उन्होंने हेड ऑयल दिया, उसके पूरे बाल आने लग गए। अब आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों, देखो यानी हम किसी सामान्य व्यक्ति को दे रहे तो हम समझ नहीं रहे, लेकिन एक एब्नॉर्मल जो कैंसर पेशेंट है उसको दे रहे, उसके बाल आ रहे, यानी आप सोचिए कि कितना कमजोर व्यक्ति होगा लेकिन उसके बाल आने लग गए। तो आप सोचिए कि हम कैसे कैसे रिजल्ट ले रहे हैं दोस्तों। बस प्रूव करने की जरूरत है कि आप इस चीज को समझे, प्रूव करें, हमारा फैमिली देखिए आप दोस्तों स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। हर किसी को हाथ पकड़ के नहीं सिखाया जा सकता, है ना? लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट करके आगे ले जा रहा है, मुझे आप कुछ नहीं दोगे दोस्तों, साल भर बाद आप भूल जाओगे, लेकिन आप मुझे केवल याद रखोगे, क्योंकि मैंने आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि अब शायद आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लेवल पर मास्टर हो चुके हो, बस मास्टर बनने के गुण लिया,
आप ढूंढ ले आओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम एक्सॉन की बात करते हैं। ये हमने एक्सॉन की बात करना है। एक्सॉन नर्व सेल की सबसे लंबा प्रोसेस होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक एक्सॉन पाया जाता है। एक्सॉन नर्व सेल बॉडी में, इस नर्व सेल बॉडी से इस एक्सॉन हिलोक से होते हुए आगे की तरफ निकलता है ना, इसमें निसल ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता। ठीक है, एक्सॉन नर्व सेल बॉडी में लंबी डिस्टेंस तक रहता है, दूर तक रहता है दोस्तों, और इसीलिए जो लॉन्गेस्ट एक्सॉन होता है उसकी लंबाई लगभग लगभग 1 मीटर होती है। आपके ब्रेन में सबसे लंबा जो एक्सॉन होता है उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। आप जोड़ लो कितना बड़ा होता है 1 मीटर, है ना। ये एक्सॉन इंपल्सेस को नर्व सेल बॉडी से दूर की तरफ ले जाता है। ये डेंड्राइट यहाँ पर इंपल्सेस को सेल बॉडी की तरफ ले जाती है, लेकिन इस सेल बॉडी से नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी से दूर की तरफ ले जाने का काम एक्सॉन का होता है दोस्तों। ठीक है, आपने बहुत बारीकी सीख ली। अब जब यहाँ पर आप इस नर्व का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, है ना, आप पूरी बॉडी के लेवल पर इस नर्व का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पता। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी टेबल प्रैक्टिस में 4 चांद लगा देता है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, तो हम लोग इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन आज जब हम लोग इस चीज को जानते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के माइंड में सेट हो जाती है। और ये जो माइंड का सेटिंग होता है, ये आपके और मेरे लिए दोस्तों, किसी और के लिए नहीं। आप अगर मान लो ये नर्व है, जब आप एक नर्व को लेकर काट दिए, है ना, काट कर आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ नर्व है। एक नर्व को आपने लिया, खड़ा काट दिया, और काट कर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, है ना, ये पूरा नर्व है। अब नर्व है तो इसके पार्ट क्या, जब इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये सारा आपका नर्व फाइबर है। जितने भी नर्व के अंदर ये नजर आ रहे हैं, नर्व फाइबर नजर आ रहा है ना। याद रखना दोस्तों, नर्व फाइबर। इसके अंदर की जो लेयर है, ये लेयर कहला रही है इंडोन्यूरियम। ठीक है, इंडोन्यूरियम, है ना। इसके ऊपर की जो कवरिंग नजर आ रही है, ये पेरिन्यूरियम। ठीक है ना। और इनके बीच में जो जगह नजर आ रही है, ये कहलाती है फेसिकुलस, है ना। जब आप इन 4 चीजों को समझते हो ना, तो आप बहुत बड़ी चीज समझ जाते हो। आप ये समझ जाते हो कि कोई भी नर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनको भाई आप मकान बना रहे हो, अकेला केवल सरिया से मकान नहीं बनता, ईंट सीमेंट कंक्रीट, है ना, सब चीज आपको मिलाना पड़ेगी। तो प्रत्येक नर्व फाइबर के ग्रुप या बहुत सारे बंडल के द्वारा नर्व फाइबर बना होता है। नर्व फाइबर के प्रत्येक बंडल को फेसिकुलस कहते हैं। ये जो नजर आ रहा, ये पूरे नर्व बंडल जो इसके नजर आ रहे हैं, ये फेसिकुलस कहलाता है दोस्तों। आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, है ना। तो जब नर्व फाइबर का एक कंडीशन है, तो आप देखो नर्व की कवरिंग क्या, नर्व की 3 कवरिंग है ना, इपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, इंडोन्यूरियम, है ना। इपिन्यूरियम एक ट्यूबुलर शीथ होती है दोस्तों, जो कि पूरे नर्व फाइबर को कवर किए रहती है ना। ये एक एरियोलर मेम्ब्रेन के द्वारा बनी हुई होती है दोस्तों, जो पूरे नर्व फाइबर को कवर किए रहती है, उसको हम इपिन्यूरियम कहते हैं। याद रख लेना इस बात को दोस्तों, ये जो नजर आ रही है ना, ये इपिन्यूरियम है। ठीक है, ये पूरे नर्व फाइबर को कवर किया हुआ है। ठीक है, दूसरा पेरिन्यूरियम क्या होगा, जो प्रत्येक फेसिकुलस को कवर किए रहती है दोस्तों, वो पेरिन्यूरियम। ये फेसिकुलस है, ये प्रत्येक फेसिकुलस को कवर किए हुए है, इसलिए ये पेरिन्यूरियम कहलाती है। और जो इंडोन्यूरियम होती है, जो नर्व फाइबर अंदर है ना, प्रत्येक नर्व फाइबर को कवर किए हुए रहती है, वो इंडोन्यूरियम कहलाती है। आपको क्लियर अंडरस्टैंड अगर होगा, तब जब नर्व डैमेज होगा, आप भूल सकते हो कि मैं इसको रिपेयर करा सकता हूं या रिजनरेट करा सकता हूं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आप कैसे रिजनरेट कराओगे, कैसे। और ये भी पता होना चाहिए कि कितने घंटे में, कितने दिन में, कितने महीने में, कितने साल में वो रिजनरेट हो सकता है, या रीग्रोथ कर सकता है, या रिपेयर कर सकता है, या बिल्कुल भी वहां पर ग्रोथ नहीं होगी। ये चीजें आपको इसलिए जानना जरूरी है कि आप में से कई लोग यहाँ पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, है ना, अलग अलग लेवल पर फॉलो करते हैं। नर्व का अगर कोई एमपीवी वाला ऊपर से नीचे गिर गया छत से, रीढ़ की हड्डी के बल गिरा, उसकी नर्व का स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेकेज हो गया, यहाँ तक अच्छा है, नीचे का पोर्शन काम नहीं कर रहा, और आप चैलेंज कर रहे हो नहीं मैं इसको ठीक कर दूंगा। दोस्तों, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नर्व ब्रेक हो गया, है ना। आपको समझ में आना चाहिए, अगर उसको नर्व को कोई डैमेज नहीं है, कोई थोड़ा बहुत क्रॉसिंग था, आगे पीछे हो गया, आप उसको रीजनरेट रिपेयर करा सकते हो। लेकिन अगर ब्रेक होकर टूट गया, आप उसको रिपेयर नहीं करा सकते।
याद रखना दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर जब एक्सॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म की एक लॉन्ग सेंट्रल कोर होती है। आप ये देख रहे हो ना, ये लॉन्ग सेंट्रल कोर है, लंबे दूरी तक फैली होती है दोस्तों। आप इसको क्या बोलते हो? एक्सोप्लाज्म। जैसे यहाँ न्यूरोप्लाज्म था, यहाँ पर एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोप्लाज्म ट्यूबुलर शीट जैसी कंडीशन में जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप एक्सोलेमा कहते हो, इसको क्या बोल रहे हो? एक्सोलेमा कहते हो। इस एक्सोलेमा के ऊपर इसकी कवरिंग के माध्यम से ये फैला रहता है, एक्सोलेमा से कवर्ड रहता है। एक्सोलेमा नर्व सेल बॉडी के सेल मेम्ब्रेन का ही कंटिन्यूएशन होता है। अर्थात ये जो नर्व सेल बॉडी आगे की तरफ आ रही है, इसलिए मैंने ब्लू कलर का बनाया, ये नर्व सेल बॉडी आगे की तरफ आ रही है, ये एक्सोलेमा के रूप में आगे कंटिन्यू है। इसके बीच में एक कैविटी में एक्सोप्लाज्म मूव करता रहता है। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। इसीलिए यहाँ पर जो एक्सिस सिलेंडर होगा, यानी एक्सोप्लाज्म के साथ साथ नर्व फाइबर का एक्सोलेमा को आप कंबाइन करके रिफर करते हो कि ये एक्सिस सिलेंडर है। यहाँ से जो ये आगे आ रहा, ये एक सिलेंडर है, ये एक्सिस सिलेंडर कहलाता है दोस्तों। इसीलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस में छोटे छोटे महत्व को सीखोगे ना, आपको ये देखना है एक्सोप्लाज्म का कंपोनेंट क्या है, यहाँ का कंपोनेंट क्या है। जब एक्सोप्लाज्म में आप कंपोनेंट्स को देखोगे तो एक्सोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूरोफाइब्रिन पाया जाता है, एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स पाए जाते हैं दोस्तों। याद रखना, वेसिकल के अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल, फैट ग्लोब्यूल्स, सारी चीज पाई जाती है ना। याद रखना, एक्सॉन में नीजल बॉडी की अनुपस्थिति के कारण एक्सोप्लाज्म के बजाय नर्व फाइबर के लिए जरूरी जो प्रोटीन नर्व सेल्स होते हैं वो सोमा में सिंथेसाइज होते हैं, है ना। और सोमा में सिंथेसाइज होकर यहाँ पर जितने भी जरूरी तत्व होते हैं जो एक्सोप्लाज्म या एक्सोलेमा की मदद करते हैं, एक्सॉन की मदद करते हैं, वो सारा सोमा में सिंथेसिस होता है और एक्सोसोनिक फ्लो के माध्यम से आपके एक्सॉन में आता है। इसीलिए सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सोमा से एक्सॉन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, है ना। याद रखना, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, कुछ स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सटर्नल फ्लो के माध्यम से सोमा से एक्सॉन में ट्रांसपोर्ट होते हैं दोस्तों, सोमा से एक्सॉन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसीलिए नर्व सेल के एक्सिस सिलेंडर एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है दोस्तों, जिसको आप न्यूरिलेमा कहते हो, है ना। आपको याद रखना है यहाँ पर दोस्तों, एक पूरी कवरिंग होती है, ये न्यूरिलेमा है, ये जो दिख रहा है ना, ये न्यूरिलेमा है, ये जो कवरिंग है ये न्यूरिलेमा है। इनके बीच में नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है। ये क्या काम का है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों नोड ऑफ रेनवियर के लेवल पर, है ना। यहाँ पर आप हमेशा याद रखना, इनके बीच में ये कनेक्शन पाया जाता है ना, इस कनेक्शन को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बहुत जगह पे सुनते हो कि ये नर्व फाइबर माइलिनेटेड है, ये फाइबर नॉन माइलिनेटेड है, आप कैसे पहचानोगे? याद रखना, इसीलिए मैं बता रहा हूं, है ना। ये न्यूरिलेमा से कवर रहता है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है वो माइलिन शीट के द्वारा कवर नहीं होता, ये प्लेन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार की कोई शीट नहीं पाई जाती। वो नर्व फाइबर ऐसा है तो इसके ऊपर केवल एक ये लेयर है, बस ये लेयर पाई जाती है। ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है और ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है दोस्तों, है ना। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर जो माइलिन शीट के द्वारा इंसुलेटेड रहता है, घिरा हुआ रहता है, उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, यहाँ पर माइलिन शीट का इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर नॉन माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड है, ब्रेकेज हो गया, है ना, कोई नर्व ब्रेकेज हो गया, और ब्रेकेज हो गया तो रीजनरेट करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो कैसे करेगा, आप कैसे करवा सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या बोलता है आपको वो देखना है, मॉडर्न साइंस क्या बोलता है उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। हम किसी को चैलेंज कर नहीं रहे, हम किसी को कंपनसेट नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। माइलिन शीट एक थिक लाइपोप्रोटीन की शीट होती है ना, लाइपोप्रोटीन की शीट होती है जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर को इंसुलेट करती रहती है। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है ना, लगातार उनको इंसुलेट करती रहती है दोस्तों। माइलिन शीट कंटिन्यू शीट नहीं होती। आप दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू है ना, ये देखो आप कंटिन्यू नहीं है, इनके बीच में गैप है और गैप में नोड ऑफ रेनवियर कनेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, माइलिन शीट कंटिन्यू शीट नहीं होती है, रेगुलर इंटरवल पर अपसेंट होती है। यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर अपसेंट होती है। इसका बेनिफिट पता है आपको, है ना। यहाँ अगर मान लो ये ब्रेक हो गया, इतना ब्रेक हो गया, आप इसको रीजनरेट करा सकते हो? नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पर जब ये माइलिन शीट यहाँ पर जैसे कनेक्ट हुई, ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट, ये माइलिन शीट है। अगर माइलिनेटेड फाइबर है, ठीक है, यहाँ पर इतना डैमेज हुआ ना, तो आगे जाकर यहाँ पर ये बन जाएगा और इनके बीच में यहाँ पर जैसे ये कनेक्शन था ना नोड ऑफ रेनवियर का, ये डेवलप हो जाएगा। कल बताऊंगा कैसे, है ना। ये नोड ऑफ रेनवियर यहाँ पर इसको रिकनेक्ट कर देगा। इसलिए याद रखना, ये रेगुलर इंटरवल पर अपसेंट होती है और जो एरिया जहां पर ये अपसेंट होती है ना, माइलिन शीट अपसेंट होती है, उसे नोड ऑफ रेनवियर कहता है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। याद रखना दोस्तों, दो फाइबर के बीच या दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच नर्व फाइबर के सेगमेंट को इंटरनोड कहते हैं दोस्तों। ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये इंटरनोड है ना। इसलिए याद रखना, माइलिन शीट रिस्पॉन्सिबल होती है राइट जो नर्व फाइबर के व्हाइट कलर के लिए। ये नर्व फाइबर जो व्हाइट कलर का नजर आता है ना, इसी माइलिन शीट के कारण आता है। आप जब मैंने फ्रॉक का बहुत बार पोस्टमार्टम किया है इसको समझने के लिए,
मेंढक हम लोग पकड़ लेते थे, और मेंढक 12th में भी क्या होगा, आप में से जो साइंस साइडेड है, बीएससी में भी क्या होगा, जो साइंस साइडेड है उन लोगों ने सबने देखा होगा। मैंने तो बहुत बार अभी भी ये डिसेक्शन किए हैं, जब हम बीएचएमएस कर रहे थे तब मैंने बहुत बारीक बारीक नसें निकाल कर बताई थी कि देखो ये माइलिन शीट है, और ये माइलिन शीट का जो कलर है ये इसी के लेवल पर, नर्व फाइबर के व्हाइट कलर के लेवल पर। इसलिए जब हम यहाँ पर इसकी केमिस्ट्री समझते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि यार वी कैन क्योर इट, हम इसको क्योर कर सकते हैं। माइलिन शीट को रीजनरेशन कराना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है हमारी मेडिसिन जो है इलेक्ट्रोमेपेथ की, ये क्या काम कर रही है ना, ये स्पेसिफिक काम करती है दोस्तों। तो जो माइलिन शीट की केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, माइलिन शीट प्रोटीन के साथ साथ लिपिड के अल्टरनेटिंग कंसंट्रेटेड लेयर के द्वारा बनी होती है, यानी यहाँ लिपिड और प्रोटीन दोनों लेयर अप एंड डाउन होती है ना, याद रखना। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, इसीलिए लेसिथिन की बात होती है, इसीलिए सेरेब्रोसाइट यानी स्फिंगोमाइलिन की बात होती है। ये वो केमिकल्स होते हैं जिसके माध्यम से आप नर्व को रीजनरेट करा सकते हो, हर नर्व रूट को रीजनरेट करवा सकते हो अगर आपने माइलिन शीट के स्ट्रक्चर को पढ़ा। आप लिपिड्स के लेवल पर जाते हो तो आप कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन की बात करते हो, सेरेब्रोसाइट यानी स्फिंगोमाइलिन की बात करते हो, ये वो केमिकल्स होते हैं जो नर्व को रीजनरेट कराते हैं। इसीलिए जब आप कहीं पर भी माइलिन शीट के फॉर्मेशन की बात करते हो, माइलिनोजेनेसिस की बात करते हो, आपको पता अगर होगा कि मैं कब माइलिनोजेनेसिस करा सकता हूं, तो मुझे यहां पर ये जो नजर आ रहा है ना, ये जो न्यूक्लियस है ना, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्वान सेल। याद रखना, माइलिनोजेनेसिस एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीट में निर्माण होने को कहते हैं दोस्तों। यानी यहाँ कहीं नर्व फाइबर ब्रेक हुआ और ये माइलिन शीट वहां पर रीजनरेट हो रही है, तो माइलिन शीट रीजनरेट कैसे होगी, है ना, पेरिफेरल नर्व के माइलिनोजेनेसिस में इंट्रायूट्राइन के जो 4th मंथ में होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप माँ के पेट में होते हो ना, वहीं पर माइलिन शीट का निर्माण शुरू हो जाता है, और केवल बर्थ के 2 साल के बाद ही कंप्लीटेड होता है। आपकी जिंदगी में आप जो 2 साल के हो गए, डिलीवरी हो गई आपकी, 2 साल के हो गए, तब जाकर आपका माइलिनेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ये याद रखना। लेकिन माइलिनेसिस के पहले अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के केसेस में न्यूरिलेमा की जो स्वान सेल होती है, जो एक्सोलेमा के बहुत क्लोज, ये जो एक्सोलेमा है, जो लेयर है, उसके बहुत क्लोज होती है स्वान सेल, है ना, ये वहां पर इसको सपोर्ट करती है दोस्तों, ये बहुत क्लोज आ जाती है। और ये जो स्वान सेल होती है, इसकी मेम्ब्रेन डबल लेयर की हो जाती है, डबल लेयर हो जाती है दोस्तों, और यही कारण है क्लोज आकर जब डबल लेयर की हो जाएगी, स्वान सेल एक्सिस सिलेंडर के चारों तरफ लपेट जाएगी, है ना। वहां पर ये जो ब्रेकेज हुआ है, ये ब्रेकेज में यहां पर इनके चारों तरफ इस प्रकार से वहां पर कनेक्ट हो जाएगी, है ना। ये जब प्रोसीजर होती है तब स्वान सेल एक्सिस सिलेंडर के चारों तरफ घूम करके लपेट जाएगी, इसमें कई कॉन्सेंट्रिक लेयर बन जाएगी। ये कॉन्सेंट्रिक लेयर आपस में फ्यूज होकर माइलिन शीट को प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी, किंतु सेल का साइटोप्लाज्म डिपॉजिट नहीं होता। ऊपर की तरफ आपने बना दिया, लेकिन अंदर का साइटोप्लाज्म जो है वो डिपॉजिट नहीं होता। स्वान सेल की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, जो न्यूरिलेमा के रूप में वहां पर डेवलप होती है, इसीलिए इन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है माइलिन शीट और न्यूरिलेमा के बीच में रिमेन रहता है, वैसा का वैसा रहता है। ये जो न्यूक्लियस होता है स्वान सेल का, ये न्यूक्लियस एज इट इज रहता है। अगर एज इट इज रहेगा रीजनरेशन हो जाएगा, अगर एज इट इज नहीं रहा, न्यूक्लियस डैमेज हो गया, आप मान के चलिए केवल आप वहां पर फाइब्रोसिस जैसा जोड़ सकते हो, उसका फंक्शन नहीं पैदा कर सकते हो। तो ये टिपिकली जब आप टेबल प्रैक्टिस में सीखेंगे, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर माइलिन शीट, आपका पर्टिकुलर न्यूरिलेमा का फंक्शन क्या होता है, और बेल्स पाल्सी क्या होता है। कल का हमारा टॉपिक है बेल्स पाल्सी। तो दोस्तों आज ये रखते हैं, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी डॉक्टर जगदीश चौहान जी, डॉक्टर जगदीश चौहान जी, डॉक्टर जगदीश चौहान जी, प्रणाम। आवाज बढ़ाइए सर। हेलो। अरे सर आपके इधर से आवाज बढ़ाइए। जी रविराज सर, डॉक्टर रविराज। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था, ये अपना जो S2C5N1 आपने बताया ट्यूमर के लिए, ब्रेन ट्यूमर हो या बॉडी में कहीं भी ट्यूमर पे काम करेगा ये सर? हाँ बिल्कुल काम करेगा सर। सर अभी मेरे पे एक पेशेंट आया, आज ही उसकी रिपोर्ट आई है मेरे पास, और उसको ब्रेस्ट कैंसर है, उसका ब्रेन मतलब ट्यूमर बना हुआ। तो मैंने उनको बोला, मैं 2 मंथ्स का आप टाइम दो, बाकी एक बार आप पेट स्कैन करा लो, फिर मुझे बताओ। तो मैंने कहा कुदरती आज वही टॉपिक आपने पॉइंट बता ही दिया, तो उसमें सर और क्या कंसिडर करना चाहिए वैसे, और किस पोटेंशियल में से देना चाहिए S2C5N1? इसको नेगेटिव में जाना है सर आपको, 30, 200, 1000, है ना। ठीक है सर जी। तो और तो कुछ नहीं इसके साथ देना सर, और भी कुछ दे सकते हैं? नहीं ये मेन चीज है, बाकी का आप अकॉर्डिंग कंडीशन दे सकते हो। ओके। तो सर एक चीज और आपने बताई थी, ये S12 जो है हमारा, ये माइंड की कंसंट्रेशन के लिए वर्क करेगा सर? 30 पोटेंसी में ये अलग से दे सकते हैं बच्चे को? बिल्कुल दे सकते हो आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी।
ठीक है दोस्तों, और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है दोस्तों, जी मुल्ला सर, अब्दुल रऊफ मुल्ला सर, डॉक्टर अब्दुल रऊफ मुल्ला सर, अब्दुल रऊफ मुल्ला सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो जो 4 नंबर का आपने जो प्रोटोकॉल बताया है S1 C1 वर्वन, आगे नजर नहीं आ रहा तो भेज दूंगा आपको मैं। चलेगा, ठीक, ओके ओके ठीक। जी विनीत सर, विनीत सर, सर नमस्कार। नमस्ते सर ये ऐसे पहले जो अपनी क्लासेस अपनी स्टार्ट हुई हैं तो ये थोड़ा क्या सर हमारे नेटवर्क का इशू है, तो मैं सर दो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, तो ये सर उसमें अभी ऐप के ऊपर अवेलेबल नहीं है सर? सर सभी चीज अवेलेबल है, आप देखिए वहाँ जाके ऐप में। हाँ सर ऐप में मुझे मिला नहीं था इसकी रिकॉर्डिंग, इसलिए मैंने पूछा। अरे सर अवेलेबल है, सारे लोग देख रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आप कंटेंट पे जाके देखो ना, सभी अवेलेबल है। जी सर, मैं देख रहा हूँ अभी, है ना? जी सर, थैंक यू सर। जी जी जगदीश चौहान सर, डॉक्टर जगदीश चौहान। अरे सर आपकी आवाज तो बढ़ाइए, आप क्या बोल रहे हो? बिल्कुल बारीक से आवाज, भाइयों जैसे आवाज आ रही है, थोड़ा आवाज तो आप पास में लाके तो बोलो सर, मुझे समझ में आता है क्या बोलना चाह रहे हो। हेलो